सो आज का एजेंडा रहेगा हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का MySQL और डेटाबेस। डेटाबेस में हम लोग MySQL इंस्टॉलेशन MySQL का कैसे करते हैं EC2 मशीन पे एंड डेटाबेस सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं, इसको हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और इनसाइड EC2 इंस्टेंस वी विल सेट अप द MySQL सर्वर। ये एक प्रोसेस ये हो गई जिसके थ्रू हम EC2 पे क्रिएट करते हैं। अनदर प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं आगे कुछ क्लास बाद, और वो प्रोसेस है RDS सर्विस ऑफ द AWS। तो फर्स्ट ये है, और यहाँ पर हम मल्टीपल थिंग सीखेंगे, कैसे इसको इंस्टॉल करना है एंड सिक्योर कैसे करना है, नेक्स्ट यूजर क्रिएट करना, डेटाबेस क्रिएट करना और टेबल क्रिएट कैसे करेंगे, एवरीथिंग। अगर रिमेनिंग थोड़ा सा और हमारे पास टाइम रहेगा तो इसके अलावा हम कुछ लाइनक्स कमांड्स भी लर्न करेंगे, जैसे कि पाइप कमांड का यूज कैसे करते हैं, और हेड एंड टेल ऑलरेडी हमने आपसे डिस्कस कर लिया था, SED कमांड का यूज करना। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कमांड्स हम लोग यहाँ पर सीखेंगे यदि हमारे पास टाइम रिमेनिंग बचेगा तो। ऑलरेडी जो मैंने प्रीवियस कमांड्स आपसे डिस्कस की थी, यदि उनमें किसी को कोई डाउट है तो यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन आस्क एट द एंड ऑफ द क्लास। अपार्ट इसके अलावा हम लोग कुछ और कमांड CPU इन्फो अनदर ऐसे कुछ कमांड है जिसको हम सीखेंगे। तो ये हमारा एजेंडा रहेगा और इस पे मेनली फोकस करेंगे। सबसे फर्स्ट हाउ वी कैन क्रिएट द डेटाबेस सर्वर, जो मेन टॉपिक है, और इसकी नीड क्या है, क्यों पड़ी इसकी नीड। तो सबसे फर्स्ट हम इसको समझते हैं डेटाबेस सर्वर, एंड डेटाबेस सर्वर की नीड क्यों है और कितना इम्पोर्टेंट है डेटाबेस सर्वर। तो कैसे इसको हम कैसे समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है डेटाबेस सर्वर, जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट। तो यदि हमने फ्लिपकार्ट यहाँ पर ओपन किया तो यहाँ पर जितने भी ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले होते हैं, और इसको यदि मैं लॉगिन यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अपना ID और पासवर्ड इनपुट करूँगा तो ये लॉगिन हो जाएगा सिस्टम। तो ये सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस की वजह से पॉसिबल है। यदि डेटाबेस है तो ये पॉसिबल है, और डेटाबेस है नहीं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये डेटाबेस का एग्जांपल है। सबसे बड़ा एग्जांपल irctc.com.co.in। अनदर एग्जांपल डेटाबेस एप्लीकेशंस जिसको बोलते हैं, कि यदि डेटाबेस है तो ये पॉसिबल है, आप यहाँ पर लॉगिन कर पा रहे हैं और यहाँ पर ट्रेन की इंफॉर्मेशन आप रिट्रीव करवा रहे हैं, ट्रेन की इंफॉर्मेशन, आप टिकट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ से चेक कर पा रहे हैं, एवरीथिंग आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं। ये किसका एप्लीकेशन है? डेटाबेस का एप्लीकेशन। नेक्स्ट, व्हाट आर द अदर एप्लीकेशन? डेटाबेस के एप्लीकेशंस क्या हैं? तो जस्ट फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द डेटाबेस, एप्लीकेशन ऑफ द डेटाबेस, ई-कॉमर्स, RBI, आधार नंबर आपका, मोबाइल नंबर्स जो हम यूज करते हैं, मोबाइल, IRCTC, एयरलाइंस, गूगल पे,
यूपीआई, बैंकिंग, एंड स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ऐसे करके आप नाम लेते रहेंगे, कंप्लीट नाम नहीं होंगे और डेटाबेस के एप्लीकेशंस फिनिश नहीं होंगे। तो दीज ऑल आर पॉसिबल, और जो हम गूगल पे, फोन पे, यूपीआई, एनीथिंग, ये हम परफॉर्म करते हैं और तुरंत हम लोग मनी ट्रांसफर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये डेटाबेस की वजह से पॉसिबल है। एयरलाइंस टिकट हम बुक करते हैं और उसको डिफरेंट लोकेशंस पे उसकी करंट बुकिंग, अवेलेबिलिटी, एनीथिंग, सिर्फ डेटाबेस। आईआरसीटीसी कितनी टिकट्स बुक हो चुकी हैं, कितनी टिकट्स अभी बुक नहीं है, अवेलेबल है, सिर्फ पॉसिबल है डेटाबेस से। मोबाइल नंबर्स, कॉल रिकॉर्ड्स, आधार नंबर सबसे बड़ा एग्जाम्पल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, ई कॉमर्स, बुक माई शो, एवरीथिंग। अब ऐसा आप सोचेंगे कि ऐसा इतने सारे नाम लिए, क्या ये सच में ऐसा है? तो जस्ट आप यू कैन गूगल इट। अगर इन्होंने डिस्क्लोज किया होगा अपनी पॉलिसीज तो गूगल पे आप यू कैन फाइंड आउट। सो किस लिए कहते हैं कि डेटाबेस इज अ बैकबोन ऑफ द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री? इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जितने भी एप्लीकेशन लेवल सॉफ्टवेयर डिजाइन होते हैं उस पे डेटाबेस का यूज होता है। डेटाबेस, विदाउट डेटाबेस यू कैन नॉट वर्क। आपको ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम पे अप्रोच करना पड़ेगा और उस फाइल सिस्टम को हम बोलते थे, अगर इसके पहले जो फाइल सिस्टम चलता था, ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच, इसके पहले जो अप्रोच चलती थी ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, जहां पर हम फाइल हैंडलिंग का, अगर कोई प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड का पर्सन होगा तो फाइल हैंडलिंग या अदर कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू टिकट्स बुकिंग पॉसिबल थी। बट अनदर ये कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसे पहले इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे। ई कॉमर्स नहीं होता था, इंटरनेट बैंकिंग नहीं होती थी, आधार नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं था, आईआरसीटीसी में ऑनलाइन टिकट्स बुकिंग नहीं हो रही थी। टिकट्स बुक हो रही थी बट हमें काउंटर पे जाना पड़ रहा था और टिकट को बुक करना पड़ रहा था, और उसको चेक करने के लिए अगेन हमें रेलवे स्टेशन पे डिपेंडेंट होना पड़ता था कि रेलवे स्टेशन पे कॉल करो, एक नंबर होते थे 131 ऐसे कुछ नंबर्स होते थे, उस पर कॉल करो और ऑल इंफॉर्मेशन आप किस पे कर पा रहे थे, उस नंबर से, जो नंबर पे आपने डायल किया वहां से आपको ऑल इंफॉर्मेशन। अभी क्या है, आप मोबाइल पे जस्ट क्लिक करते हैं और आपको ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से डिस्प्ले होती है। सो दीज ऑल आर द इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटाबेस, दीज ऑल आर द हैपेंस ड्यू टू डेटाबेस। अदरवाइज अगर डेटाबेस कॉन्सेप्ट यहाँ से खत्म हो गया तो ये सब चीजें फिर से खत्म हो जाएंगी। एग्जिस्टेंस इनका रहेगा बट ट्रेडिशनल सिस्टम पे आ जाएंगी ये, फिर भी ट्रेडिशनल सिस्टम पे, कि पहले अगर कोई मूवी अगर कोई मूवी शो अगर कोई देखना होता था तो आपको कैसे बुकिंग करनी पड़ती थी? टिकट काउंटर्स होते थे, उस काउंटर में काफी लंबी लाइंस लगती थी और वहां पर ब्लैक में टिकट्स बुकिंग होती थी, तब भी लोग उसको परचेस करके मूवी देख रहे होते थे। आजकल लोगों ने क्या कर लिया कि पेटीएम है, बुक माई शो है, ऐसे करके बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां से टिकट्स बुकिंग पॉसिबल है। तो दीज ऑल आर दी एप्लीकेशन ऑफ द डेटाबेस। इतना काफी है डेटाबेस के बारे में बताने के लिए। तो डेटाबेस क्रिएट कैसे कर सकते हैं? डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम लोग इसको स्टैंड अलोन मशीन पे क्रिएट कर सकते हैं, सर्वर पे क्रिएट कर सकते हैं, क्लाउड पे क्रिएट कर सकते हैं, वेरियस प्लेसेस हैं हम क्रिएट कर सकते हैं। सो डेटाबेस इज अ टेक्नोलॉजी। डेटाबेस एक टेक्नोलॉजी है जहां पर हम डेटाबेस का यूज करते हैं। तो डेटाबेस में टूल्स अवेलेबल हैं, इनके जो टूल्स अवेलेबल हैं डेटाबेस की कैसे यूज करते हैं डेटाबेस, व्हाट आर द डेटाबेस टूल्स, डेटाबेस टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स। तो यहाँ पर जैसे है वर्ल्ड का जो सबसे ज्यादा मार्केट कैप है और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो टूल है ओरेकल, और ये कंपनी भी है और इनका प्रोडक्ट भी ओरेकल नाम से ही आता है। ओरेकल एक ऑलरेडी कंपनी है और इनका जो सबसे पॉपुलर डेटाबेस टूल है
ओरेकल का। ओरेकल नाम से ही इनका टूल आता है और ओरेकल कंपनी भी क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करने लगी है। तो सबसे कॉस्टली जो सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में से आता है ओरेकल। फिर माई एसक्यूएल पहले अनदर कंपनी का था, अभी इसको ओरेकल ने टेक ओवर कर लिया। मारिया डीबी, पोस्ट क्रैश ऐसा कुछ है। पोस्ट स्पेलिंग कहीं मिस्टेक होगी तो आप इसको इग्नोर कर देना। एसक्यूएल, जिसको एसक्यूएल सर्वर भी बोलते हैं, एसक्यूएल सर्वर, एमएस एसक्यूएल सर्वर इसको बोलते हैं मोस्टली। है तो सभी सर्वर हैं, बट इनका मार्केटिंग जो हो रही है वो एसक्यूएल सर्वर नाम से हो रही है, बट है छोटे लेवल पे यूज करना हो तो एमएस एक्सेस का यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट। तो डिफरेंट कंपनीज और डिफरेंट कंपनीज के अलग अलग टूल्स, ऐसे कई सारे कंपनीज के टूल्स आते हैं। तो जो सबसे पॉपुलर टूल है और सबसे कॉस्टली टूल है मार्केट का, एंड इनके पास वर्ल्ड में अप्रोक्स 70% इनके पास डेटाबेसेस हैं कंपनीज। जहां पर हाईली सिक्योर डेटाबेस की बात आती है, वहां पर कंपनीज ओरेकल प्रेफर करती हैं। जैसे बहुत बड़ी कंपनीज हो गई तो शायद ये ओरेकल प्रेफर करती होंगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एयरटेल्स, ऐसी कंपनीज माइट भी ओरेकल। ओपन सोर्स नहीं, फ्रीवेयर बोलना चाहिए। माईएसक्यूएल फ्रीवेयर है, ये भी ओरेकल कंपनी का ही प्रोडक्ट है। फिर मारियाडीबी है, पोस्टग्रेस है, ऑल आर दी एसक्यूएल टूल्स। ये क्या है? एसक्यूएल सपोर्ट करते हैं, इसको हम बोल सकते हैं बस, ठीक है, एसक्यूएल सपोर्ट करते हैं। तो डेटाबेस टूल्स में अदर टूल्स भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस होते हैं और जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस टूल्स। एंड इसको हम इंटरव्यू क्वेश्चन है, इसको नोट करते रहिएगा आप, काफी इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। NoSQL, तो NoSQL टूल्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि आपका हो गया सबसे पॉपुलर टूल्स अभी जो ऑनगोइंग है, MongoDB, DynamoDB ऐसा नाम है, फायरबेस, ऐसे कुछ टूल्स हैं जो NoSQL फॉर्मेट को सपोर्ट करते हैं, SQL एंड NoSQL। तो काफी यहाँ पर आप लोग, और वो डेटाबेस है SQLite। सो दीज ऑल आर द डेटाबेस। तो इनको हमें इंस्टॉल करने की जरूरत है। तो सबसे जो वाइडली यूज होता है फ्रीवेयर, फ्री है MySQL, एंड फ्री कमर्शियल यूज के लिए भी अवेलेबल है, इसलिए MySQL का भी यूज करते हैं। और काफी सारी इनमें जॉब्स वैकेंसीज रहती हैं। आप गूगल पे सर्च करते हैं कितनी वैकेंसीज रहती हैं, यहाँ पर जस्ट सर्च कर लिए जॉब्स इन MySQL। ओके, गूगल सब कुछ सही बताता है। देखिए कितनी सारी MySQL जॉब्स हैं। आप naukri.com पे सर्च करिए, इतनी सारी जॉब्स है MySQL पे। ये तो जिन्होंने पोस्ट किया हुआ है, ना जाने कितनी वैकेंसी जाती है। लिंक्डइन में इतनी वैकेंसी है MySQL पे। दिस इज द पावर ऑफ द डेटाबेस। आप किसी भी फील्ड में अच्छे परफेक्ट होते रहिए, आपको जॉब्स मिलती रहेंगी। काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है। MySQL DBA, MySQL। तो MySQL पे अगर इतनी जॉब्स हैं तो ओरेकल में भी होंगी। आप यहाँ पर गूगल पे सर्च कर सकते हैं ओरेकल में एंड अदर फील्ड में। तो आपको यहाँ पर क्यों पढ़ाया जा रहा है एवरीथिंग, कि आप इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें एंड जॉब प्रोस्पेक्ट से टॉपिक्स को पढ़ें और समझें, कि जॉब ओरिएंटेड आप स्टडी करते रहें, जिससे आपको यहाँ पर पढ़ने का बेनिफिट मिले। और यहाँ पर कुछ लिमिटेड टॉपिक्स भी बताऊंगा, क्योंकि टाइम की लिमिटेशंस रहती है। बट आप कभी भी पर्सनली भी मुझसे कोई भी प्रॉब्लम्स किसी भी टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं, इन डेटाबेस, इन क्लाउड, और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक Node.js, React.js, PHP, C++, C language, like this. I will guide you, I will help you. ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ही आपने मुझे दे दिया और उसको करने के लिए, तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए होगा। तो आप अपनी प्रॉब्लम पूछिए, पोस्ट कर दीजिए, मैं कुछ टाइम बाद उसको रिप्लाई कर दूंगा कि इसका सोल्यूशन होगा। एनी थिंग्स।
Okay, so this is the again very important part of the my lecture plan and in the respect of job also. यदि आप यहाँ पर जो दूसरी टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पर टीच कर रहा हूँ AWS की जॉब्स इन AWS, तो आप यहाँ पर देखिएगा और बहुत ज़्यादा सैलरी यहाँ पर AWS में अवेलेबल है। देखिए naukri.com पे ही इतनी जॉब्स हैं। नेक्स्ट, जॉब्स इन लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत सारी जॉब्स हैं ये देखिए, सिर्फ लाइनेक्स में ही इतनी जॉब्स है। और लाइनेक्स में क्या कमांड्स वगैरह ही पूछेंगे, कमांड्स है, इसको मैप करना और ऑटोमेशन करना, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो पूछ सकते हैं। तो जितने भी टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा उन सभी का बेनिफिट रहेगा, जस्ट आपको उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ मैंने डेटाबेस एग्जांपल्स, मैंने जो वेबसाइट यहाँ पर कोविड हेल्प के लिए एक वेबसाइट मैंने वेब एप्लीकेशंस क्रिएट किया था और इस एप्लीकेशन का नाम है जो मैंने कल आपसे शेयर किया था, दिस इज यूज टू हेल्प द कोविड पेशेंट एंड अनदर पेशेंट्स। जो किसी को कोई बीमारियां हैं कोई और उनको हेल्प नहीं मिल पाती किसी भी सिटी में, तो यहाँ पर एक पब्लिक फोरम मैंने क्रिएट कर दिया था जहाँ पर लोग अपनी रिक्वायरमेंट फिल कर सकते हैं और वो पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपने कुछ भी फिल किया तो उसकी इंफॉर्मेशन डेटाबेस पे स्टोर होती थी और उसके यहाँ पर पोस्ट हो जाता था कि इस पर्सन को हेल्प की नीड है यहाँ पर, और इसको हेल्प कर दी गई है नहीं, यदि हेल्प कर दी गई है तो यहाँ पर पूर्ण कंप्लीट यहाँ पर डिस्प्ले करता था और यहाँ पर टोटल इंक्वायरी यहाँ पर डिस्प्ले होती थी। तो जस्ट ये बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, आपको डेटाबेस एप्लीकेशंस बता रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर टोटल इंक्वायरी कितनी थी, टोटल हमारे पास सोशल वर्कर कितने लगे हुए थे, हॉस्पिटल्स कितने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्टेड थे, टोटल हमारे पास इंक्वायरी कितनी आती थी, ऐसे कई सारी। तो पहले कोविड काफ़ी हुआ था अप्रैल मई में, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरीज डेली पे पोस्ट होती रहती थी। यहाँ पर अनदर फीचर थे, यहाँ पर लॉगिन सिस्टम था इसका जहाँ पर लॉगिन कर सकते थे। यहाँ पर अनदर इंफॉर्मेशन, हॉस्पिटल की इंफॉर्मेशन, ब्लड डोनर्स ग्रुप एंड एवरीथिंग्स लाइक अ वैक्सीनेशन डिटेल, हेल्पिंग सोसाइटी, वॉलेंटियर जो हमारे साथ पैरेलल पे वर्क कर रहे थे ड्यूरिंग कोविड, ऑल यहाँ पर देखिए। तो काफ़ी लोग लगे हुए थे। ये किस पे पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस की वजह से पॉसिबल था। अगर डेटाबेस नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो ये जस्ट एक वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय बनाया था हमने और ये कहाँ पर हमारे सर्वर पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो इसको मैं शो करूँगा आपको कि ये डेटा कहाँ पर स्टोर होता था, कैसे स्टोर होता था, जिससे आपको डेटाबेस में और भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेटाबेस एंड दिस इज द एप्लीकेशन। यहाँ पर एक एवरी इंफॉर्मेशन शो होती थी, कितने बेड अवेलेबल हैं, कितने नहीं अवेलेबल है, एवरीथिंग। उस टाइम पे लाइव रन होते थे सॉफ्टवेयर। तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हुआ था डेटाबेस की वजह से। और इसमें बैक एंड पे मैंने MySQL यूज किया था और ये सिर्फ 5 डेज में ये सॉफ्टवेयर बनाकर मैंने अपलोड किया हुआ था, सिर्फ 5 डेज में ये पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर। सर फोन नंबर वेरिफिकेशन भी डेटाबेस के अंदर ही आता है? फोन नंबर वेरिफिकेशन डेटाबेस के अंदर आता है, बट यहाँ पर जो थर्ड पार्टीज कंपनीज हैं वो सर्विस प्रोवाइड करती है, OTP सर्विस। So this one was the software and this is the application, database application you can see. तो हमारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं हमारे टेक्नोलॉजीज पे तो यू कैन क्रिएट अ सॉफ्टवेयर, अदरवाइज यू कैन नॉट क्रिएट सॉफ्टवेयर। तो चलिए, तो हम आते हैं इसको कि हमारा एजेंडा है। तो यहाँ पर मैं आपको MySQL से रिलेटेड बात बताऊंगा और यहाँ पर डेटाबेस, तो डेटाबेस को फिगर के थ्रू तो डेटाबेस एग्जैक्टली कैसे होते हैं और यहाँ पर कुछ ऐसा सिंबल बनाने की कोशिश करता हूँ जिससे आप थोड़ा सा क्लियरिटी आपकी बढ़ती रहे। ऐसा ड्राइंग अच्छी नहीं है बट खुद बनाने की कोशिश करता हूँ मैं अक्सर। डेटाबेस थोड़ा सा ऐसा लुक एंड फील आना चाहिए कि यस डेटाबेस बन रहा है।
ये डेटाबेस सपोज मेरा हो गया, और यहाँ पर एवरी लेयर पे कोई ना कोई डेटा स्टोर है, इसको हम थोड़ी देर के लिए डेटाबेस सपोज कहते हैं, तो बेहतर रहेगा यहाँ पर। ऐसा कुछ डेटाबेस हो गया हमारा। तो फाइनली कि इस डेटाबेस में वर्क कैसे होता है, तो डेटाबेस जो अभी हम जो स्टडी करने वाले हैं और इसका कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ेंगे, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसको बोलते हैं, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो जब भी एसक्यूएल पे डेटाबेस क्रिएट की जाते हैं, एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसको बोलते हैं, और ये लैंग्वेज भी है एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो यहाँ पर जब भी डेटाबेस और क्रिएट होती हैं टेबल्स, तो यहाँ पर डेटाबेस और डेटाबेस के अंदर हमारी क्रिएट होती हैं टेबल्स, डेटाबेस में टेबल्स, और जब टेबल्स क्रिएट होती हैं तो टेबल एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में रहती हैं, मतलब इसमें इसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है रो एंड कॉलम्स। तो इस टाइप में कुछ इनका स्ट्रक्चर होता है कि जैसे कि डेटाबेस में टेबल्स एंड टेबल्स में कुछ ऐसा बनेगा, तो यहाँ पर कुछ इस टाइप में रो एंड कॉलम्स, कि आपका जो डेटा है वो कुछ रो एंड कॉलम्स में डिवाइडेड रहेगा। एसक्यूएल बोलने का पर्पस इसका क्या है कि यहाँ पर ऐसा एसक्यूएल कि यहाँ रो हो गए, टू रो हो गई, और यहाँ पर हमने इसको नेम यहाँ पर कुछ ऐसा लिख दिया, नेम। वेट 1 मिनट। स्टोर करते हैं एसक्यूएल पे, डेटा स्टोर करते हैं, तो यहाँ पर डेटा का स्टोरेज जो रहता है रो एंड कॉलम्स में रहता है। तो यहाँ पर सपोज हमने नेम एंड नेक्स्ट कॉलम पे हमने सपोज सिटी, ऐसा कुछ हम करने वाले हैं, इसलिए आपको इससे रिलेटेड एग्जांपल्स बता रहा हूँ, नेम एंड सिटी। अब मैं यहाँ पर चाहूंगा कि आप यहाँ पर नेम इनपुट जैसे करें और यहाँ पर सिटी, तो ऐसा कर सकते हैं, नेम सिटी। तो जितना भी इससे ये क्या क्लियरिटी होती है, आपने कैसे, आप इसको कैसे समझेंगे कि जब भी मुझे डेटा इंसर्ट के लिए बोला जाएगा तो इस टेबल पे मैं क्या इंसर्ट करूंगा, नेम एंड सिटी, नेम एंड सिटी, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया, दिस इज द टेबल स्ट्रक्चर। और यहाँ पर क्या हुआ कि टेबल स्ट्रक्चर इसमें 2 कॉलम्स हैं, टेबल में 2 कॉलम्स हैं, और यहाँ पर नंबर ऑफ रो आप जितने भी इनपुट करते रहेंगे वो नंबर ऑफ रो यहाँ पर बढ़ती रहेंगी। तो इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यहाँ पर कई सारी लैंग्वेज है कि क्रिएट कैसे करना, डिस्प्ले कैसे करना है, डेटा कैसे इंसर्ट करना है, ऑल थिंग्स यहाँ पर बैक टू बैक मैं आपको सिखाता रहूंगा। तो अब क्या है कि इस डेटाबेस सर्वर को क्रिएट करने के लिए हमें नीड क्या है कि ये भी डेटाबेस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, जैसा कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इट इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर, जस्ट लाइक जैसे आपने अपाचे 2 या तो HTTP। अपाचे 2 का वर्क क्या था कि वेब सर्विसेज प्रोवाइड करना, वेब सर्वर क्रिएट करना, और जो यहाँ पर ये टूल्स यूज होंगे इनका वर्क रहेगा डेटाबेस सर्वर क्रिएट करना। तो एवरी सॉफ्टवेयर के अलग वर्क है, MS पेंट का अलग वर्क है, MS डॉक्यूमेंट्स का अलग वर्क है, पावर पॉइंट का अलग वर्क है, सभी सॉफ्टवेयर का अलग वर्क है। इसी टाइप में यहाँ पर MySQL जो है डेटाबेस का अलग वर्क है। तो सपोज कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर डेटाबेस का सिलेक्शन यहाँ पर किया, MySQL का डेटाबेस का सिलेक्शन करूंगा और इसको हमें यहाँ पर इंस्टॉल करना है, MySQL। तो MySQL कोई भी सॉफ्टवेयर यदि इंस्टॉल होता है तो वो कोई ना कोई किसी न किसी डिवाइस पे इंस्टॉल होता है, ये भी गारंटीड है किसी न किसी डिवाइस पे इंस्टॉल होगा। तो हम उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे हम चेक कर सकते हैं कि वो सच में इंस्टॉल्ड हुआ है या नहीं हुआ है, उसको एक्सेस करना, ऑल थिंग्स यहाँ पर हम देखें। तो जस्ट आई एम डिस्कसिंग विथ यू कि इसको अचीव करने के लिए हमें किस टूल्स की जरूरत पड़ेगी और हमें क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको AWS के थ्रू बता रहा हूँ, तो AWS को ही डिस्कस करूंगा मैं, अमेजन वेब सर्विसेज। तो फर्स्ट स्टेप में मैं कुछ ऐसा करूंगा जहां पर AWS में सबसे फर्स्ट मैं लॉगिन करूंगा AWS, एंड AWS में
आपको नेक्स्ट स्टेप आती है कि प्लेटफॉर्म का सिलेक्शन। तो जस्ट मैं रिवाइज करता हूँ इसको 5 to 10 मिनट में, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। एडब्ल्यूएस आपने प्लेटफॉर्म सिलेक्ट किया, कंपनी, एंड यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेक्शन करना है नेक्स्ट, कि सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं या तो आप लाइनक्स करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे लाइनक्स, और लाइनक्स में उबंटू, सपोज मैंने उबंटू चूज कर लिया, तो उबंटू पे मैं डेटाबेस इंस्टॉल करूंगा। डेटाबेस, ये मेरा प्लेटफॉर्म हो गया उबंटू, एंड उबंटू पे हम डेटाबेस इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इसको मैं यहाँ से, यस, उबंटू मेरी मशीन रहेगी, जिसको हम इंस्टेंस बोलेंगे, EC2 इंस्टेंस। और यहाँ पर मुझे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। तो सबसे फर्स्ट मुझे इस मशीन को क्रिएट करना है। तो इस मशीन को यदि मैं एक्सेस करना चाहूँगा तो एक्सेस करूँगा, तो कैसे, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जस्ट आप 1 by 1 करके देखिएगा। कि सबसे फर्स्ट में स्टेप है कि इस पे मुझे लॉगिन होना है। तो आपको पता है कि लॉगिन करने के लिए आप सभी ने अकाउंट्स यहाँ पर क्रिएट कर लिए होंगे। तो लॉगिन करता हूँ मैं सिस्टम पे, साइन इन टू कंसोल। और मेरा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको स्टोर करके रखा है, तो जस्ट इसको यहाँ से 45, जस्ट अपना ईमेल आईडी आप प्रोवाइड करेंगे यदि आपने अकाउंट AWS में क्रिएट किया है। फर्स्ट स्टेप हो गई। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये इनपुट करना पड़ेगा, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, पासवर्ड। आपने ये सेलेक्ट कर लिया। जिन्होंने प्रीवियस क्लास नहीं की थी उनके लिए मैं 5 to 10 मिनट्स का रिकैप कर रहा हूँ, ये सब चीजें रिवाइज कर रहा हूँ। तो जस्ट मैंने अभी मशीन लॉगिन किया है, फर्स्ट स्टेप मेरी कंप्लीट हुई, जैसा कि मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था। जस्ट मशीन लॉगिन अभी हुआ है मेरा। मशीन लॉगिन होने के बाद मुझे यहाँ पर जो सर्विस सेलेक्ट करनी है EC2, क्योंकि मुझे इंस्टेंस सेलेक्ट करना है, तो सर्विस पे क्लिक करूंगा EC2। ये कंप्लीट प्रोसेस है, स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ कि ये कंप्लीट प्रोसेस क्या है, जिसको मशीन क्रिएट करने में अभी इशू आ रहा था। तो जस्ट यू कैन फॉलो दिस स्टेप। और ये इंस्टेंट में राइट करता रहता हूँ स्टेप्स। जस्ट ये कोई ऐसी स्टेप्स नहीं है कि मैंने कुछ अधिक लिख दिया है या कुछ ऐसा लिख दिया है, जस्ट जैसे जो फॉलो करता हूँ वही लिखता हूँ मैं। तो जस्ट यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट कि कैसे मशीन क्रिएट करना है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने कुछ डिस्कस करने के लिए भी कुछ ऐसे टॉपिक्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो मशीन्स में कुछ लोग की क्लियरिटी नहीं होगी अभी कि मशीन्स कैसे होते हैं EC2। तो हम सबसे फर्स्ट लॉगिन में हमने किया, उसके बाद सेलेक्ट रीजन करते हैं। रीजन हमने कैसे सेलेक्ट किया, तो सपोज आप कैसे रीजन सेलेक्ट करते हैं, जो मैंने लाइन हाईलाइटेड की है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर। तो करेंटली हमारे जो AWS जो प्रोवाइड कर रहा है 20 to 25 रीजन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। 25 रीजन्स में डेटा सेंटर्स 25 हैं वर्ल्ड वाइड इनके। अभी इन फ्यूचर और इंक्रीज हो सकते हैं, बट अभी इतने हैं। फिर जो डेटा सेंटर्स हैं, डेटा सेंटर्स ये जो रहते हैं, ये फिजिकल ऑफिसेस रहते हैं और इनके इनसाइड अवेलेबिलिटी जोन भी रहते हैं। तो मैं आपको 1 by 1 करके आपको डिस्प्ले करता रहूंगा इनके स्टेप्स। तो सबसे फर्स्ट मैंने कंप्यूट सर्विस यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मुझे EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है। मैं EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने वाला हूँ। तो कंप्लीट मैंने सर्विस पे क्या सेलेक्ट कर लिया, EC2, ऑल सर्विसेज कंप्यूट एंड EC2। नेक्स्ट वन, स्ट्रक दिख रही है थोड़ा। just I am discussing the topic, just how we can create that। तो हम यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे और ऑल सर्विसेज में कंप्यूट एंड EC2 पे जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर रीजन मैंने मुंबई सेलेक्ट किया हुआ था और रीजन मुंबई। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि जो मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस किया कि मशीन तो ठीक है, लॉन्च करना मशीन आपको समझ में आ रहा है, लॉन्च करेंगे इसको। बट उसके पहले मैंने कुछ यहाँ पर टॉपिक्स लिख कर रखे हैं। 1 रीजन में है 3 अवेलेबिलिटी जोन और 7। एक रीजन में कई सारे अवेलेबिलिटी जोन हो सकते हैं। जैसे मुंबई में कितने हैं मुझे ये फाइंड आउट करना है।
तो इसमें 3 जोन्स अवेलेबल हैं। 3 ये फिजिकल ऑफिसेस रहते हैं ऐसे जोन। तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि अवेलेबिलिटी जोन आपको चेक करना है, तो यू कैन चेक हियर। आपको क्लिक करना है EC2 डैशबोर्ड एंड सर्विस में आप रीजन पाएंगे यहाँ पर मुंबई, और जोन्स में आपके जोन्स के नेम एंड ID आपको यहाँ पर रिट्रीव होके मिलेगा। जस्ट मैंने EC2 डैशबोर्ड पे क्लिक किया और जस्ट मैं यहाँ पर बॉटम पे आऊंगा, तो यहाँ पर देखिएगा सर्विस हेल्थ, यहाँ पर रीजन मैंने कौन सा सेलेक्ट किया, मुंबई, एंड यहाँ पर 3 जोन्स हैं। इनको बोलते हैं अवेलेबिलिटी जोन। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन आस्क किया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीजन एंड अवेलेबिलिटी जोन। तो all are these data centers regions are the specific region. In a specific region there may have a different AV zone, AZ जिसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी जोन। तो मैंने यहाँ पर यदि रीजन डिफरेंस वर्जीनिया रीजन मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर देखिए कितने अवेलेबिलिटी जोन है। यहाँ पर कुछ चेंज हो सकते हैं, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि जितना मुंबई पे हो इतना यहाँ पर भी आपको मिलेंगे। तो जस्ट मैंने यहाँ से रीजन सेलेक्ट किया, ये देखिए मैंने इस बार डिफरेंट रीजन सेलेक्ट किया हुआ है। तो एवरी रीजन हैज यूनिक ऑफिस, यूनिक फिजिकल लोकेशन, सभी ये फिजिकल लोकेशंस होते हैं। यहाँ पर बॉटम पे फिर से मैं आऊंगा और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने जोन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 जोन्स यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर मतलब फिजिकल ऑफिसेस इनके 3 होंगे जो विद इन 100 किलोमीटर से वो कनेक्टेड होंगे। 100 किलोमीटर एरिया पे 3 फिजिकल ऑफिस होंगे, और ये आपका क्या हो गया, इस रीजन का नाम हो गया। तो डिफरेंट रीजन्स डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन। नेक्स्ट है कि अवेलेबिलिटी जोन तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। बस क्वेश्चन आता है कि क्या ये डेटा सेंटर्स, मैं ये कहता हूँ कि ये डेटा सेंटर्स हैं और इनके फिजिकल ऑफिस हैं, तो जस्ट यू कैन फाइंड इनसाइड द यूट्यूब और गूगल कि इनके जो डेटा सेंटर्स हैं, जैसे आप यहाँ पर फाइंड करेंगे AWS डेटा ऑफिसेस, तो आप यहाँ पर सर्च कीजिए और इनके इमेज आप चेक कीजिए, तो आपको ऐसा ये फिजिकल ऑफिस मिलेगी। ये भी ऑफिस है इनके, जहाँ पर ये मशीन्स जो हमने यहाँ पर लॉन्च हम करते हैं मशीन्स अपने कंप्यूटर पे, तो यहाँ पर ये फिजिकली कहीं ना कहीं स्टोर होती हैं। तो हमें यहाँ पर डेडिकेटेड मशीन चाहिए या तो हमें शेयर्ड मशीन चाहिए। ये यहाँ पर जैसे कि मुंबई का फर्स्ट इंडिया AWS डेटा सेंटर्स मुंबई, ये फिजिकल ऑफिस है, ये कंप्यूटर्स लगे हुए हैं और जो IT फील्ड से यहाँ पर कनेक्टेड होंगे उनके यहाँ पर भी ऐसे ही कंप्यूटर स्टैब्लिश होंगे। तो ये फिजिकल ऑफिस रहते हैं जहाँ पर आपका मशीन डिप्लॉय होती है, ओके, जहाँ पर मशीन आपकी लॉन्च होती है। यदि इसको और डिटेल में आपको चाहिए तो जो मैंने यहाँ पर लिंक्स इनकी स्टोर करके रखी है, आप इन लिंक्स को फाइंड कर सकते हैं और इनके ऑफिस देख सकते हैं, कितने काफी अच्छे ऑफिसेस रहते हैं। जस्ट यू कैन टाइप हियर और जस्ट यू कैन चेक हियर। Our cloud strategy ऑफिस रहते हैं इनके ऑलरेडी, very dynamic, but manufacturing adds a new. और AWS अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर का ऑफिस देखेंगे तो उनका जो उनका डेटा सेंटर्स हैं कुछ वो इनसाइड सी हैं, समुद्र के अंदर हैं डेटा सेंटर्स। आप AWS का भी सर्च करिएगा, उस इसका माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर का, तो वहां पर इनके डेटा सेंटर्स अवेलेबल मिलेंगे आपको। ये इनके डेटा सेंटर्स रहते हैं जहाँ पर ये फिजिकल ऑफिस है, जहाँ पर आपका डेटा स्टोर होता है परमानेंटली। और यहाँ पर भी हार्ड डिस्क रहती हैं, स्टोरेज रहते हैं, नेटवर्क रहते हैं, कंप्यूटर डिवाइसेस रहती हैं, हार्ड डिस्क रहती हैं, फिजिकल है मशीन्स, एवरीथिंग। तो मेरा भी कोई जब मशीन क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पर जाके वो स्टोर होती है कहीं ना कहीं। इनके नेटवर्किंग डिवाइसेस है, इनके इलेक्ट्रिसिटी है, अवेलेबल, ये सब कुछ फिजिकल अवेलेबल है। और इनके ऑफिस देख लीजिए, फिजिकल एग्जिस्ट करते हैं, जो काफी बड़े एरिया पे रहते हैं। ये ऑफिस है, कूलिंग सिस्टम्स लगे हुए हैं जो इनको कूल करते हैं मशीन्स को 24/7 एवरीथिंग। इलेक्ट्रिसिटी इनकी खुद की है या दूसरी कंपनी से भी लेते हैं। दिस इज द फिजिकल ऑफिस। देखिए फिजिकली काम होता है वहां पर भी। अब किसी कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए इनके डेटा सेंटर्स हैं, अमेजन का है, कंपनी का है, ऐसे काम करते लोग वहां पर भी, अंदर भी ऐसा काम करते हैं लोग। ये AWS
इसका है इसी तरह है, आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। और डेटा सेंटर्स, जिसको भी कंफ्यूजन रहा होगा, मैं जस्ट चैट बॉक्स पे कॉपी कर देता हूँ इसको, आप इनके ऑफिस और लोकेशन सर्च करिएगा, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो जो फिजिकल लोकेशन है इनकी, जहाँ पर आपके मशीन्स क्रिएट होती हैं, इनसाइड अमेजन, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का अंडर वाटर है, इनका जो डेटा सेंटर है अंडर वाटर है माइक्रोसॉफ्ट का, काफी इंटरेस्टिंग है। तो जस्ट हम अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि अभी तक आपको ये एल्यूशन ये नहीं हो पा रहा होगा कि मैं जो मशीन क्रिएट करता हूँ आखिर कहाँ पर स्टोर होती है, कैसे स्टोर होती है, क्यों स्टोर होती है, क्या वो रियल में क्लाउड में होती है। तो क्लाउड में नहीं होती, क्लाउड इज जस्ट टेक्नोलॉजी जहाँ पर हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड मिलती हैं। तो हमने यहाँ पर मुंबई जोन सेलेक्ट किया और यहाँ पर मुझे लॉन्च इंस्टेंस करना है। तो दीज ऑल आर दी स्टेप्स मैंने आपको बताया है। ये स्टेप्स क्या फॉलो करेंगे, फर्स्ट में हम सर्विस में ऑल सर्विस कंप्यूट सर्विस EC2, इसके बाद हम EC2 डैशबोर्ड लॉन्च इंस्टेंस लॉन्च इंस्टेंस यहाँ पर करेंगे। तो सेकंड स्टेप में हूँ अभी मैं, लॉन्च इंस्टेंस मैंने इस साइड क्लिक किया यहाँ पर, और यहाँ पर लॉन्च बटन एंड लॉन्च इंस्टेंस। तो नेक्स्ट वन इज दिस इज द 7 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप में हमें AMI सेलेक्ट करना होगा। AMI इज जस्ट नथिंग, AMI इज जस्ट selection of the operating system. This is the selection of the operating system. I have already written here. An Amazon EC2 instance is, what is this? Is a virtual server inside cloud. Okay, EC2 जो है virtual server है, and AMI जो है इसमें है, AMI है just it means selecting of an operating system. आप यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करते हैं। तो आपने यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये उबंटू सपोज मैंने सेलेक्ट किया कि यहाँ पर उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया, ठीक है उबंटू मुझे सेलेक्ट करना है। तो इसी को यहाँ पर बोलते हैं AMI। तो आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द AMI, फुल फॉर्म ऑफ द AMI, एंड व्हाट इज द AMI, देन यू मस्ट नो एंड यू शुड डिफाइन AMI is just nothing, it is just like a selection of the operating system, nothing else. एंड अदर इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट एंड उबंटू। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, आई हैव ऑलरेडी रिटन ऑल द थिंग्स हियर, प्लीज रीड दिस। इंस्टेंस आर वर्चुअल सर्वर दैट कैन रन एप्लीकेशन। अगर हमारे पास कोई हार्डवेयर रहेगा तो हम उसमें अपने एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने T2 माइक्रो यहाँ पर लिया। T2 माइक्रो 1 CPU एंड 2.5 GHz फ्रीक्वेंसी का CPU है, 1 GB मेमोरी, एंड यहाँ पर जो इसके साथ डिस्क अटैच मिलती है उसको बोलते हैं ABS वॉल्यूम। यहाँ पर मैंने जस्ट मशीन यहाँ पर सेकेंड स्टेप नंबर एस्टेब्लिश रहती है, अदर नेटवर्क सेटिंग रहती है जिसको आप चेंज कर सकते हैं, बट अभी नहीं। आप आफ्टर 10 क्लास में आपको ये बताऊंगा जब VPC की क्लासें होंगी कि यहाँ पर कैसे हम चेंज करते हैं। तो जस्ट आपने थर्ड स्टेप में आपने यहाँ पर आप कॉन्फ़िगर इंस्टेंस, जो आपने जैसे इसमें क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आपको नंबर ऑफ इंस्टेंस, AMI कितने लॉन्च करना है सेम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। आप वहां पर एक्सेस मैनेजमेंट, आप रोल डिफाइन कर सकते हैं, आप नंबर ऑफ इंस्टेंस, ऑटो असाइन IP, ऐसी कई सारी सेटिंग कर सकते हैं। स्टेप नंबर नेक्स्ट, ऑटो ऐड स्टोरेज। आपको सिंगल स्टोर जो बाय डिफॉल्ट है या एडिशनल स्टोरेज ऐड करना है। जस्ट यहाँ पर आपने 10 GB सपोज यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपको बताता है कि आपका डिस्क एंड किस टाइप की हार्ड डिस्क SSD है या कैसा ऐड। अगर आप वॉल्यूम करते हैं, एडिशनल हार्ड डिस्क आपके इंस्टेंस के साथ ऐड हो जाएगी, बट अभी मैं नहीं कर रहा हूँ और आगे बढ़ता हूँ। ऐड, यहाँ पर ऐड टैग नेम हमें यहाँ पर 50 शायद सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फ्री सर्विसेज टैग में। यहाँ पर हमें की पेयर नाम देना पड़ता है, नेम एंड यहाँ पर उसका नेम। तो यहाँ पर 3 जो मैं क्रिएट करूंगा, तो यहाँ पर इंस्टेंस, वॉल्यूम एंड नेटवर्क, ये सभी ऑटोमेटिक इंटरफेसेस में मेरा नाम लिखा आएगा। तो आज मैं इसको टैग को भी आपको डिफाइन कर दूं। सपोज यहाँ पर जो प्रॉपर्टी सेट करेंगे, यहाँ पर सपोज की मैंने यहाँ पर लिख दिया डेटाबेस अंडरस्कोर सर्वर।
तो जब भी मैं मशीन लॉन्च करूंगा चेक कीजिएगा क्या यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। जस्ट दिस इज द टैग नेम, जस्ट लेबलिंग करने के लिए यूज करते हैं टैग नेम, टैग। नेक्स्ट वन इज अ कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप। तो नेक्स्ट कॉन्फ़िगर, नेक्स्ट सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हैं हम यहाँ पर, और सिक्योरिटी मैं यहाँ पर क्रिएट करूंगा जस्ट, और सिक्योरिटी का नाम MySG1 और इसका डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या करते हैं, एड्स अ सिक्योरिटी ग्रुप इज अ सेट ऑफ फायरवॉल्स रूल्स दैट कंट्रोल द ट्रैफिक फॉर योर इंस्टेंस। तो अगर आप कोई नेटवर्किंग फील्ड से बिलोंग करते हैं, नेटवर्क आईटी में वर्क करते हो, आपको ये काफी इजीली समझ में आ गया होगा क्या है ये नेटवर्क, क्योंकि हम लोग रूटर्स में जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, रूटर्स एंड सेटिंग्स कर रहे होते हैं नेटवर्क की, तो वहां पर फायरवॉल्स हम इनेबल और डिसेबल कर रहे होते हैं, परमिशंस ग्रांट कर रहे होते हैं। तो उतना नहीं पढ़ाऊंगा कल जैसे टॉपिक, आपको बोर नहीं लगे जिससे। तो यहाँ पर MySG1 अगर मैं सपोज क्रिएट करता हूँ, अगर इस नाम से मेरा ग्रुप क्रिएट होगा तो नहीं क्रिएट करेगा, अदरवाइज कर देगा। इसका नाम मैं यहाँ पर कुछ नाम दे देता हूँ, दिस इज फॉर डेटाबेस, दिस ग्रुप इज क्रिएटेड फॉर द डेटाबेस। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट जस्ट SSH और कुछ भी इनेबल नहीं कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट रिव्यू एंड लॉन्च द इंस्टेंस, तो जो डेटाबेस की जो एनी नेम यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप का सिलेक्शन करना है। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं कि आपके पास सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएटेड है। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ SG1 ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, तो यहाँ पर SG1 क्रिएट नहीं होगा, बट MySG1 क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने ये न्यू फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहा हूँ मैं MySG1। सिक्योरिटी ग्रुप जस्ट अ फायरवॉल जस्ट टू एक्सेसिंग द मशीन, और HTTPS एंड ऐसे कर सकते हैं हम। कोई सा भी रूल यहाँ पर ऐड करके हम मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। तो जस्ट आई एम गोइंग टू लॉन्च। यहाँ पर आपको रिव्यू एंड लॉन्च सेक्शन में आना है। यहाँ पर वेरीफाई करना है कि जो आपने सिलेक्शन किया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का वो सब कुछ सही है या नहीं। अगर सही है तो आप इसको क्रिएट कर दीजिए। तो जस्ट मैंने यहाँ पर लॉन्च कर दिया। तो लॉन्च करने के बाद जो अगली स्टेप आती है यहाँ पर कि आपने यहाँ पर रिव्यू एंड लॉन्च कर दिया। यहाँ पर प्लीज रिव्यू और इंस्टेंस लॉन्च डिटेल, इफ यू वांट टू चेंज यू मे सेलेक्ट प्रीवियस। अगर आपको कोई भी इसमें चेंजेस करने हैं तो आप प्रीवियस बटन पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर लॉन्च करेंगे। यहाँ पर की पेयर आपको जनरेट होगा, आपको एग्जिस्टिंग यूज करना है या तो न्यू की पेयर लॉन्च करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। .pem डाउनलोड होगा। तो यदि आप विंडोज मशीन से उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो pem से ppk में कन्वर्ट करेंगे, और इसके लिए टूल यूज होता है PutyGen। यदि इसको ऐसा नहीं करना है तो आपको गिट बैश का यूज कर सकते हैं या लाइनक्स टर्मिनल का यूज कर सकते हैं। तो अभी जस्ट मैं यहाँ पर अभी हूँ इस प्रोसेस पे हूँ मैं। तो सेलेक्टिंग एंड एग्जिस्टिंग के पेयर जस्ट दिस विल हेल्प टू लॉग इन इनसाइड द मशीन। जस्ट मैंने यहाँ पर RSA और यहाँ पर माई की 8 यहाँ पर मैंने कर दिया, और जस्ट डाउनलोड द की। आपको ये की डाउनलोड हो गई PEM की। इसके बाद आपको लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर देना है। ये आपकी मशीन लॉन्च हो रही है एंड इसको आपको व्यू करना है। व्यू काफी इजी प्रोसेस है, जस्ट रिपीट किया क्योंकि आफ्टर काफी दिनों बाद कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, इसलिए मैंने ये मेरा मशीन लॉन्च हो रही है। जस्ट मशीन लॉन्च हो रही है। और जस्ट मैंने यहाँ पर इसको जब तक मशीन लॉन्च हो रही है तो मुझे अगली स्टेप नेक्स्ट स्टेप मुझे फॉलो करनी थी कि .pem को इसको हमें PPK में कन्वर्ट करना है। इसके लिए मुझे टूल की जरूरत है PutyGen.exe। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं यहाँ से PutyGen ओपन करूंगा। स्टेप इसके लिए फॉलो करना है, लोड पे क्लिक करना है एंड जो अभी फाइल डाउनलोड हुई है जस्ट क्लिक ऑन दैट, ओपन। ओके, सेव पे क्लिक करना है। सेव एज प्राइवेट की माई की 8। मैंने नेम आप जो भी सेलेक्ट करना चाहेंगे वो नेम यहाँ पर सेट कर देंगे। सेव, और ये सेव हो गई।
तो मेरी स्टेप ये भी कंप्लीट हो गई। तो ये उन सभी के लिए था जिन्होंने लेट क्लास ज्वाइन किया है आफ्टर फ्यू सेशन। इस मशीन को एक्सेस करना है तो मुझे पुटी का यूज करना पड़ेगा। हाउ टू एक्सेस दिस मशीन, तो आई नीड टू पुटी टूल, यदि मुझे विंडोज से करना है। अदर टूल्स भी हैं पुटी के अलावा है, पुटी, गिट बैश और एनी SSH टूल्स यू कैन, ओके, एंड यू कैन लॉग इन वाया मोबाइल। किसी से भी आप इसको लॉग इन कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए SSH क्लाइंट की, ये नहीं है तो नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट स्टेप है मेरा पुटी, कैसे इसको एक्सेस करते हैं। तो इसको मुझे लॉग इन करने के लिए जो मुझे नीड होगी, और मुझे नीड किस चीज की रहेगी, मुझे IP एड्रेस या मशीन का DNS मुझे पता होना चाहिए। तो इसका नाम मैंने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए DB सर्वर, अभी मैं ऐसे टाइप कर दूं DB सर्वर, जो मेरी अभी मशीन ये क्रिएट हुई है DB। इसका IP एड्रेस है, कॉपी कर लिया मैंने, और जस्ट मैं यहाँ पर पुट करूंगा। जस्ट क्लिक ऑन दी SSH, ऑथेंटिकेशन, और जो अभी मैंने की डाउनलोड किया हुआ था माई की 8 PPK, जस्ट सिलेक्शन इसको मैंने कर लिया। ओपन, एक्सेप्ट, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दूं मैं। उबंटू बाय डिफॉल्ट इसका नेम क्या रहता है, उबंटू, जो बाय डिफॉल्ट एक यूजर हमें मिलता है उबंटू। तो मेरी मशीन सक्सेसफुली यहाँ पर लॉन्च हो गई है। क्लियर स्क्रीन से मैं इसको क्लियर कर दूंगा, तो मेरी मशीन स्क्रीन क्लियर हो गई। और इसका टाइमिंग सेशन जिससे आउट नहीं हो, तो इसकी सेटिंग में चेंज कर दूं जिससे सेशन मेरा आउट नहीं हो, क्योंकि बार बार मुझे लॉग इन करना पड़ेगा इसको। तो मैं जस्ट यहाँ पर आऊँगा, इस पर कनेक्शन, और यहाँ पर मैं 30 सेकंड सेट कर देता हूँ। तो ये मेरा सेशन क्या रहेगा, कीप अलाइव रहेगा। अब मैं थोड़ी देर के लिए इस पे वर्क नहीं करूंगा, फिर भी मेरा ये लाइव होना चाहिए। तो मेरी ये प्रोसेस कंप्लीट हुई। अभी तक की प्रोसेस जो ये यहाँ से इसके पहले की प्रोसेस है, ये कंप्लीट हो गई मेरी। जस्ट नेक्स्ट वन इज मेन एजेंडा ऑफ द टुडेज क्लास, डेटाबेस। How we can create and how we can install that database, MySQL और MariaDB। MariaDB का लेटेस्ट वर्जन आई थिंक 10.4 और कुछ ऐसा है। MySQL का है 8 और 8 पॉइंट कुछ और। डिफरेंस इन फ्यूचर मैं बताऊंगा जब डेटाबेस पढ़ाऊंगा तो क्या होता है। चेक सर्विस, आप इसको सबसे पहले आपको वेरीफाई करना है कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो आप कैसे चेक करते हैं, कोई भी सर्विस आपको चेक करनी है कि कोई भी पैकेज आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है या नहीं है, तो कैसे चेक करना है, आपको जस्ट यहाँ पर लिख देना है। उसकी सर्विस आप चेक कर लीजिए कि वो स्टार्टेड है या नहीं है। स्टार्ट होगा तो नहीं, तो SYSTEMCTL, और यहाँ पर स्टेटस जैसे MySQL, तो आपको यहाँ पर नॉट फाउंड, क्योंकि सर्विस इंस्टॉल्ड ही नहीं है तो क्यों फाउंड करेगा। यहाँ पर यदि आप टाइप करते हैं APACH अपाचे 2, तो आपको फिर भी नॉट फाउंड आए, क्योंकि ये भी तो इंस्टॉल्ड नहीं है ना। कोई भी सर्विस आपको वेरीफाई करना है तो आप यहाँ पर ऐसे चेक कर सकते हैं सर्विस वेरीफाई करने के लिए, हाउ वी कैन चेक दिस सर्विस एंड हाउ वी कैन वेरीफाई। ओके, इज दिस क्लियर और नॉट, आप किसी को भी चेक कर सकते हैं। यदि कंप्लीट सर्विस लिस्ट हमें पता करना है, ये ऑल आर द लाइनक्स कमांड एंड प्लीज रिपीट द स्टेप्स व्हाट आई एम टीचिंग हियर। अगर इफ आई वांट टू नो ऑल द सर्विसेज, रनिंग सर्विसेज एंड ऑल द सर्विसेज inside my PC, then just write the command SYSTEMCTL list unit and files। ये आपको कंप्लीट सर्विस लिस्ट यहाँ पर शो करेगा कि आपके मशीन पे इतनी सारी सर्विसेज ऑन हैं। ये सर्विसेज, ये किस पे चेक करने के लिए, लाइनक्स में। यदि आप चेक करते हैं तो आप इससे चेक कर सकते हैं कौन सी सर्विस रनिंग है, कौन सी सर्विस स्टॉप्ड है। एनी सर्विस यू कैन चेक, ओके, यू कैन फाइंड हियर।
विंडोज पे चेक करना है तो विंडोज पे भी मल्टीपल तरीके होते हैं, आप कैसे यहाँ पर लिखेंगे रन सर्विस डॉट MSC। यदि इससे ओपन हो गया तो ठीक है, नहीं होता तो यहाँ पर आप एक कमांड होती है, यदि दूसरे इस तरीके से नहीं होता तो आप जस्ट यहाँ पर राइट क्लिक एंड मैनेज यहाँ पर क्लिक करेंगे तो विंडोज पे भी आप इसको चेक कर सकते हैं। विंडोज पे चेक करने के लिए बस विंडोज ओपन हो रही है तो हाउ वी कैन चेक दिस सर्विस, यहाँ पर विंडोज में भी ओपन हो गया है एंड यहाँ पर आप क्लिक करेंगे सर्विस एंड एप्लीकेशन। तो जो हम जानते हैं ऑलरेडी बैकग्राउंड पे बहुत सारी सर्विसेज रनिंग होती हैं, ये सर्विसेज यहाँ पर विंडोज पे यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगी। इज इट क्लियर? यहाँ पर देखिए कौन सी सर्विस रनिंग में है, कौन सी सर्विस स्टॉप्ड है, एवरी सर्विस यहाँ पर कौन सी लोकल मशीन पे चल रही है, कौन सी नेटवर्क सर्विस है, एवरीथिंग यू विल फाइंड हियर। अगर मैं यहाँ पर सर्च करूंगा MySQL तो MySQL मेरे विंडोज पे भी यहाँ पर रनिंग दिखाएगा MySQL कहीं ना कहीं। HTTP अपाचे भी यहाँ पर सर्विस मेरे पास रनिंग होगी। तो बहुत सारी सर्विसेज है जो ऑलरेडी रनिंग रहती है, यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हैं एवरी सर्विसेज। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था सर्विस से लेकर। तो हम लाइनक्स एंड विंडोज पे कैसे सर्विस चेक करते हैं, जस्ट इसको मैं क्लियर करता हूँ, स्क्रीन क्लियर। नेक्स्ट इज दैट कि मेरा जो टारगेट था यहाँ पर कि ये अचीव हो गया, उबंटू अचीव हो गया। नेक्स्ट टारगेट इज मुझे यहाँ पर कोई भी सर्विस कोई भी इंस्टॉल करना है, जैसे कि मुझे एक सर्विस यहाँ पर MySQL इंस्टॉल करना है। यहाँ पर इसको यहाँ पर MySQL इंस्टॉल करना है और एक और मुझे यहाँ पर सपोज की अपाचे, जिससे आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो अपाचे। दूसरा मैंने यहाँ कह दिया कि अपाचे भी इंस्टॉल करना है, तो दूसरी सर्विस। तो अब मुझे ये ब्लू कलर से जो हाईलाइटेड है यहाँ पर MySQL इंस्टॉल करना है। MySQL और नेक्स्ट वन इज अपाचे। जस्ट अंडरस्टैंडिंग आपको जिससे सर्विसेज की रहे। अपाचे 2 तो दो हमें वर्क करने हैं, मशीन ऑलरेडी लॉन्च हो गई है। तो अब जस्ट स्टेप है कि हाउ वी कैन इंस्टॉल द सर्विस, क्योंकि वेरीफाई मैंने कर लिया सर्विस इंस्टॉल्ड नहीं है अपाचे एंड MySQL, देन हाउ यू कैन इंस्टॉल। तो स्टेप फॉलो कीजिए। फर्स्ट स्टेप, हाउ वी कैन क्रिएट द डेटाबेस सर्वर। फर्स्ट यू नीड टू अपडेट द मशीन, इसको अपडेट कर दीजिए फर्स्ट। यहाँ पर अपडेट कर दिया मैंने इसको। अपडेट तो फर्स्ट स्टेप मेरी कंप्लीट होगी, थोड़ा टाइम लगी ये स्टेप कंप्लीट होने में। चेक करता हूं मैं यहाँ पर। ओके, अपडेट हो गई सर्विस, क्लियर स्क्रीन। नेक्स्ट वन इज स्टेप नंबर 2। जस्ट यू नीड टू फायर दिस कमांड sudo apt install MySQL ser. जस्ट टाइप दिस कमांड। स्टेप नंबर 2 पे है यहाँ पर। Yes, please type yes. It will get installed in your machine. और ये लाइनक्स पे हम कर रहे हैं। यदि आपको विंडोज पे इसको इंस्टॉल करना होता तो विंडोज पे भी इजी स्टेप है, कोई ऐसा टफ नहीं है। विंडोज पे बहुत सारे थर्ड पार्टी टूल्स अवेलेबल है जिसके थ्रू आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिखिए डाउनलोड MySQL। आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, अलग अलग टूल्स है, यहाँ से डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं MySQL इंस्टॉलर। या थर्ड, आपको डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं करना है SQL कम्युनिटी से, तो आप आउटसाइड से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर कर दिया डाउनलोड XAMPP। इसको आप डाउनलोड करेंगे तो इससे भी हो जाए, क्योंकि इसमें SQL इनके साथ भी इन पैकेज पे भी MySQL यहाँ पर MariaDB इंस्टॉल है। ये देखिए
तो मल्टीपल सोर्स हैं जहां से हम लोग यहाँ पर देखिए MariaDB भी इंस्टॉल कर सकते हैं. MariaDB जस्ट लाइक अ MySQL सेम. तो देयर आर द डिफरेंट वे हाउ वी कैन इंस्टॉल दी MySQL. जस्ट ये मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया. हाउ वी कैन वेरीफाई. अब अगेन वेरीफाई करेंगे. ये हमारा इंस्टॉल हो गया है तो कंप्लीट. कैसे वेरीफाई करेंगे? अगेन कौन सी कमांड रन करेंगे हम? सिस्टम स्टेटस MySQL. यहाँ पर देखिए सर्विस रनिंग यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है. तो इससे वेरीफाई होता है कि मेरा ये पैकेज इंस्टॉल हो गया और मैं किस स्टेप तक यहाँ पर इस स्टेप तक अब आ गया हूँ और यहाँ पर मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया MySQL. तो MySQL जिस पोर्ट पे रन होता है उस पोर्ट का नंबर होता है 3306 बाय डिफॉल्ट पोर्ट, और एवरी पोर्ट वी कैन चेंज. तो MySQL जो है इस पोर्ट पे रन होता है 3306 पोर्ट. जैसे ही अपाचे किस पोर्ट पे रन होता है 80 बाय डिफॉल्ट 80 पोर्ट पे. अगर अनसिक्योर है तो 443 पे. तो इसी तरह यहाँ पर MySQL. नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी प्रोसेस है नेक्स्ट कि इसको कॉन्फ़िगर करना, क्योंकि हमें कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तो आगे हम वर्क नहीं कर पाएंगे. तो आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर दिस सर्विस. जस्ट गो टू स्टेप नंबर 3, सिक्योर MySQL. सिक्योरिंग जैसे हम पासवर्ड सेट करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, वीक पासवर्ड पॉलिसी क्रिएट करना, देन यू कैन फॉलो स्टेप नंबर 3, sudo MySQL secure इंस्टॉलेशन. काफी ज्यादा यहाँ पर सेटिंग्स हमें करनी पड़ती है. यहाँ पर आपको पासवर्ड्स, यू कैन एंटर द पासवर्ड. ओके, पासवर्ड मैं यहाँ पर सेट कर दूं और सपोज कि मैंने यहाँ पर वीक पासवर्ड, कंट्रोल C. एक बार इससे आउटसाइड में आऊंगा, फिर इसको मैं फिर से टाइप करूंगा. 1 ब्लैंक पासवर्ड नहीं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पासवर्ड मैंने यहाँ पर सेट कर दिया बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 5. बट ये रॉन्ग है, ये अप्रोच नहीं करना चाहिए. और रूट के लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेलेक्ट करना चाहिए. रिमूव एनोनिमस यूजर. आपको यूजर्स जो है एनोनिमस वो क्रिएटेड रहते हैं, उसको रिमूव करना है. मैंने कह दिया नो, नहीं रिमूव करना है. नो. नेक्स्ट है डिसअलाउड रूट लॉगिन रिमोटली. 2 टाइप में होते हैं. जब भी हम डेटाबेस पे वर्क करते हैं तो क्या डेटाबेस को आउटसाइड से हमें लॉगिन करवाना है या नहीं करवाना है, तो आपके पास यहाँ पर प्रिविलेज होते हैं. जैसे कि आप जब भी अपाचे इंस्टॉल करते हैं तो अपाचे को यहाँ से आप वेब सर्विसेज को यहाँ पर IP एड्रेस लिखकर, ऐसा कुछ IP एड्रेस लिखकर उसको एक्सेस कर रहे होते हैं यहाँ पर. तो क्या इसको भी ऐसे IP एड्रेस करके और हम किसी थर्ड पार्टी टूल का यूज करके एक्सेस कर सकते हैं? तो आपको यहाँ पर बताने की एक्सेस कर सकते हो, बट रूट यूजर को लॉगिन एक्सेस नहीं कर सकते. तो अभी तो मैं इसको जस्ट नो करूंगा क्योंकि अभी मुझे एक्सेस इसको करना है. बट एक लिमिटेशन है AWS में, वो लिमिटेशन मैं लास्ट में बताऊंगा आपको. बट अगर आपके पास इंडिपेंडेंट मशीन हो, डेडिकेटेड IT मशीन पे वर्क करते हैं, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा. कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं आएंगे. AWS में एक रूल्स ऐड किया इन्होंने जिसकी वजह से एक रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, वो मैं इन फ्यूचर बताऊंगा आपको. रिमूव टेस्ट डेटाबेस. आपको क्या करना है? रिमूव द टेस्ट डेटाबेस एक्सेस टू इट. सो यस और नो. तो मैंने कह दिया यहाँ पर कि नो. रिलोड प्रिविलेजेस मैंने यहाँ पर कर दिया यस. ओके, ऑल डन. एवरी कॉन्फ़िगरेशन हैज बीन डन. ये कंप्लीट हुआ. अगर आप डेटाबेस कोई भी यहाँ पर डेटाबेस प्रोफाइल पे वर्क करते हो, जस्ट यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन टॉक टू मी if anybody working in any IT organization in any place. How we can create the data server, everything. ओके, तो यहाँ पर ऑल सेट हो गया. स्टेप नंबर 3 मेरी कंप्लीट हो गई, जहाँ पर मैंने पासवर्ड, ऑथेंटिकेशन, ऑल थिंग्स मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है. फिर नेक्स्ट स्टेप इज हाउ वी कैन चेक. तो हम स्टेटस अगेन चेक कर सकते हैं और स्टेटस मुझे अगेन एक्टिव यहाँ पर शो करेगा स्टेटस. तो काफी बढ़िया है. मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया. यहाँ पर क्लियर स्क्रीन. हाउ वी कैन लॉग इन इनसाइड द मशीन. स्टेप नंबर 5, हाउ वी कैन लॉग इन. देयर आर द मल्टीपल वे बाय विच आई कैन लॉग इन द मशीन.
ये जो रिस्ट्रिक्शंस है डेटाबेस पे AWS ने ब्लॉक करके रखे हैं माई स्किल पे, बट इन फ्यूचर मैं किसी और तरीके से आपको ये बताऊंगा। तो जस्ट मैं इसके थ्रू लॉगिन करूंगा मशीन, हाउ वी कैन लॉग इन द SQL सर्वर पे लॉगिन कैसे करते हैं। तो जस्ट यहाँ पर टाइप करूंगा MySQL ओके। सबसे फर्स्ट मैं उबंटू यूजर से लॉगिन करने की कोशिश करूंगा और रूट को तो देखना, यहाँ पर एक एरर मैसेज आएगा, उस एरर को मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा सबसे फर्स्ट, देन लॉगिन सक्सेसफुली करूंगा। -P, U stands for the user and P stands for the password. This is the statement. मैंने इसका 1 2 3 4 5 पासवर्ड इनपुट किया था। एक्सेस डिनाई, एक्सेस डिनाई कर रहा है, ये नहीं एक्सेस को नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या है कि मैं रूट यूजर को सिर्फ और सिर्फ किससे लॉगिन कर सकता हूं, मैं सुपर यूजर से। sudo 1 2 3 4 5 जस्ट लॉगिन कर दिया। अगर मुझे ये टर्मिनल दिखे तो आपका सक्सेसफुली आप डेटाबेस पे लॉगिन हो गए हैं, आपने डेटाबेस पे लॉगिन सक्सेसफुली कर लिया है। तो मेरा ये टारगेट यहाँ पर अचीव होता है कि मैंने ये इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कर लिया था, मशीन का इंस्टॉलेशन, MySQL इंस्टॉलेशन, एंड मैंने उसको लॉगिन भी करके यहाँ पर चेक कर लिया इनसाइड। अभी तो मैं इनसाइड मशीन ही एक्सेस कर रहा हूँ इसको मैं। नेक्स्ट थिंग इज हाउ वी कैन चेक आई एम लॉग्ड इन और नॉट, जस्ट वेरीफाई। कुछ इसके कमांड्स होते हैं जिसको रन कर सकते हैं। सो डेटाबेसेस यदि आप करते हैं तो यहाँ पर डेटाबेस क्रिएटेड जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट रहते हैं वो डेटाबेस है। सो 1 बाय 1 स्टेप फॉलो कीजिए, आपको थोड़ा समझ आएगा। तो अब इस पिक्चर को थोड़ा सा मैं और इनलार्ज करता हूँ। इस पिक्चर को मैं इनलार्ज कर रहा हूँ यहाँ पर इसको, कि ये कंप्लीट डेटाबेस है। यहाँ पर ये कंप्लीट MySQL है। MySQL डेटाबेस टूल है जिसको हम यूज कर रहे हैं। और MySQL में मैंने कहा कि एवरीथिंग जो रहती है वो क्या रहती है, फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि एवरीथिंग यहाँ पर जो रहेगी वो कैसी रहेगी कि टेबल्स में रहेंगी। सब कुछ यहाँ पर जो रहता है वो टेबल्स में रहता है। ये देखिए एवरीथिंग डेटाबेस, और डेटाबेस के अंदर टेबल बनाएंगे और टेबल के अंदर हम रो और कॉलम, और इसके बाद हम यहाँ पर इसको चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो जस्ट मेरा नेक्स्ट स्टेप है हाउ वी कैन क्रिएट द डेटाबेस। तो यहाँ पर डेटाबेस, मल्टीपल डेटाबेस वी कैन क्रिएट मल्टीपल डेटाबेस। सपोज कि एक डेटाबेस आपने यहाँ पर क्रिएट किया और उस डेटाबेस का नाम यहाँ पर लिखा TNP लैब। TNP लैब मेरी एक कंपनी है सपोज, और उस कंपनी में मैंने 5 पर्सन को हायर किया और सभी पर्सन को मैं एक डेटाबेस को एक्सेस करने की परमिशन देता हूँ विद सेट ऑफ द रूल्स। हमें कैसे रूल्स डिफाइन करना है, किसी को मैंने रीड ओनली की परमिशन दी है, किसी को उसमें इंसर्ट करने, किसी को डिस्प्ले करने, किसी को डिलीट करने की। एक डेटाबेस TNP लैब। एक डेटाबेस और मैं क्रिएट कर लूंगा यहाँ पर, और इस डेटाबेस में सपोज कि मेरा कोई एक सपोज फॉर एग्जांपल मेरा क्लाइंट है। सपोज माय क्लाइंट इज अ फ्लिपकार्ट, या कोई फॉर एग्जांपल माय क्लाइंट इज सपोज कि अपना क्लाइंट गूगल है। ऐसा नहीं हो सकता बट है, ठीक है, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। तो ये हो गया दूसरा क्लाइंट। तो जितने क्लाइंट्स रहेंगे उसके लिए मैं वेब एप्लीकेशन अलग क्रिएट करूंगा और उसको मैं डेटाबेस उसके लिए अलग क्रिएट करूंगा। जब भी डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो मेरा पहला टारगेट है इसको अचीव करना, कि हाउ वी कैन क्रिएट द डेटाबेस। इसको अचीव करना मेरा टारगेट है। हाउ वी कैन क्रिएट द डेटाबेस, जस्ट इसको स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं। CLC इसका मैंने गलत टाइप कर दिया, CLC ऐसा कुछ होती कमांड नहीं, CLS और नहीं कमांड नहीं वर्क कर रही। तो कंट्रोल L मैंने प्रेस कर दिया, क्लियर हो गई। जैसा भी कमांड मुझे पता थी, कंट्रोल L से क्लियर कर दिया। तो हाउ वी कैन शो द डेटाबेस, जस्ट राइट द कमांड। सो इसमें बाय डिफॉल्ट जितने भी डेटाबेसेस क्रिएटेड होंगे वो शो कर देगा, बट मुझे यहाँ पर अपना भी डेटाबेस चाहिए TNP लैब। तो कैसे क्रिएट करेंगे, जस्ट राइट द कमांड CREAT क्रिएट डेटाबेस,
और जस्ट टाइप द नेम ऑफ द डेटाबेस. आई एम गोइंग टू क्रिएट TNP लैब. जस्ट मेरा ये करने से डेटाबेस मेरा क्रिएट होगा और यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए. अगेन जस्ट यू कैन वेरीफाई, हर चीज को वेरीफाई करना चाहिए आपको. TNP लैब डेटाबेस क्रिएट यहाँ पर शो कर रहा है, मतलब ये टारगेट मेरा अचीव हुआ, डेटाबेस क्रिएट हो गया मेरा. नेक्स्ट मेरा टारगेट है क्या मैं गूगल डेटाबेस क्रिएट कर सकता हूँ? यस, यू कैन ऑल्सो क्रिएट द डेट डेटाबेस. जस्ट फॉलो द सेम स्टेप एंड यू कैन राइट हियर गूगल. जस्ट यू कैन वेरीफाई द डेटाबेस. सो डेटाबेसेस आपको यहाँ पर गूगल शो करेगा. तो आपने 2 डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए डेटाबेस क्रिएट कर लिया और ये भी टारगेट आपका अचीव हो गया. नेक्स्ट टारगेट अचीव करना है मुझे कि यहाँ पर टेबल्स क्रिएट करनी है. और टेबल्स जब मैं क्रिएट करूंगा तो कुछ ऐसा मुझे इंफ्रा यहाँ पर दिखेगा कि कैसे टेबल क्रिएट करते हैं. तो टेबल जब भी मैं क्रिएट करूंगा, तो टेबल जब क्रिएट करूंगा तो इनसाइड किसी भी डेटाबेस में टेबल क्रिएट होती हैं. तो फर्स्ट टेबल क्रिएट करूंगा और सेकंड टेबल, 2 टेबल मैं यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए. तो फर्स्ट मेरा यहाँ पर टेबल जो फर्स्ट टेबल क्रिएट होगी और इस टेबल का नाम सपोज कि मैंने टेबल का नाम सपोज मैंने यहाँ पर टेबल का नाम इनपुट कर दिया ट्रेनिंग, कि एक टेबल क्रिएट करूंगा ट्रेनिंग. और ट्रेनिंग मेरी जो टेबल रहेगी वो कुछ ऐसा दिखेगी. जो ये ट्रेनिंग टेबल रहेगी वो कुछ ऐसा दिखेगी. मैंने कहा कि जो टेबल क्रिएट होती है, टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स. रो और कॉलम होंगे ना, यहाँ पर अचीव करते हैं ना. इसको कैसे अचीव करेंगे? जस्ट यू कैन सी हियर. जस्ट मुझे यहाँ पर 2 कॉलम्स क्रिएट करने हैं और रो क्रिएट करनी है. just I am going to give name here, just name and city 2 यहाँ पर. तो ये ट्रेनिंग में एवरी टेबल है डिफरेंट स्ट्रक्चर. अगर मैं प्रोडक्ट टेबल क्रिएट करता हूँ तो प्रोडक्ट टेबल अलग होती है. प्रोडक्ट में प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट का प्राइस, एवरीथिंग यहाँ पर डिस्प्ले होता है. तो जब आप बिलीव करें कि जो टेबल्स होती हैं वो ऐसे ही क्रिएट की जाती हैं, चाहे तो फ्लिपकार्ट कंपनी हो, चाहे तो कोई भी कंपनी हो, इसी टाइप में टेबल्स मेंटेन करती है कंपनी. तो जस्ट किस पे आप क्रिएट कर रहे हैं? यहाँ पर. तो जस्ट क्रिएट, हाउ वी कैन क्रिएट द टेबल. जस्ट मैंने यहाँ पर स्टेप्स आपको बताया कि मैंने कहाँ पर स्टेप में है. सो टेबल कैसे करते हैं डेटाबेस, यहाँ पर आपने इसको चेक कर लिया. हाउ वी कैन क्रिएट द टेबल. टेबल हमें क्रिएट करने के लिए इस स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा. ओके, तो हाउ वी कैन क्रिएट टेबल. जस्ट हमें उसके पहले क्या करना पड़ेगा कि आपके पास 2 डेटाबेसेस यहाँ पर हैं. एक डेटाबेस TNP लैब, दूसरा डेटाबेस गूगल. तो आपको किस डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना है? तो मैं जब सबसे फर्स्ट यदि मैं इसको टाइप करूंगा तो एक एरर मैसेज आएगा. और वो एरर मैसेज कब आएगा? जस्ट यू कैन सी हियर. स्क्रीन क्लियर कर दूं मैं. एरर मैसेज के साथ सबसे पहले मैं टाइप करूंगा तो यहाँ पर कहता है नो डेटाबेस सिलेक्टेड. अगर इस टाइप की कोई भी एरर आती है आपको और एरर नंबर 1040 एरर नंबर अगर कोई आप यहाँ पर आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो तो ये समझ जाइएगा आपने डेटाबेस का सिलेक्शन नहीं किया है. आपको डेटाबेस सेलेक्ट करना है. तो आपके पास 2 डेटाबेसेस हैं. कौन सा डेटाबेस सेलेक्ट करना है? तो मुझे इसके लिए इसको सेलेक्ट करना. हाउ वी कैन सेलेक्ट द डेटाबेस. अगेन हाउ वी कैन सेलेक्ट द डेटाबेस. जस्ट यूज दिस स्टेटमेंट. जस्ट मैंने इसको कॉपी किया एंड यहाँ पर पेस्ट. डेटाबेस चेंज. अगेन ये कमांड थी जो इसको फिर से रन कर दूं मैं. जस्ट मैंने इसको रन कर दिया. गलत मैंने कुछ टाइप कर दिया, सेमीकोलन. जस्ट इसको मैंने कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट. नहीं कॉपी होगा तो मैं टाइप कर. ओके, कॉपी पेस्ट हो गया. एंड यहाँ पर चेक कर लीजिए just table has been created. How I can verify the table is created or not. मेरा जो टारगेट था अगेन इसको अचीव करना, तो मेरा ये टारगेट जो है ये अचीव हो गया. अगेन जो है हमने इसको अचीव कर लिया और ये टेबल क्रिएट हो गई. अगर मैं 100 टेबल्स करूंगा तो मुझे एक ही टेबल यहाँ पर डिस्प्ले होनी चाहिए. तो चलिए वेरीफाई करते हैं. 100 टेबल्स यहाँ पर एक टेबल यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है. क्या हम मल्टीपल टेबल क्रिएट कर सकते हैं? यस, यू कैन क्रिएट द मल्टीपल टेबल. जस्ट मैं यहाँ पर जैसे स्टेप मैंने फॉलो किया था उसी स्टेप को फिर से फॉलो करूंगा. यहाँ पर कर दूंगा स्टूडेंट, जस्ट आईडी, यहाँ पर उसका आईडी इंटीजर और नेम
वेयर वेयर केयर डेटा टाइप है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग डेटा टाइप होते हैं। यहाँ पर वेयर केयर और कैरेक्टर दोनों सपोर्ट करता है। और क्लास, आपकी क्लास कौन सी है, योर क्लास, तो CHAR मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। और 5 यहाँ पर ये करूँगा। सर आपने टेबल चेंज कैसे की है, एक बार फिर से बताइए ना। टेबल मैंने चेंज नहीं की, टेबल अभी जस्ट क्रिएट की है मैंने। तो इसको करने से एक और टेबल यहाँ पर क्रिएट हो गई है। और वो टेबल कौन सी क्रिएट हो गई है, एक और टेबल यहाँ पर क्रिएट होती है और दूसरी टेबल का नाम है मेरा स्टूडेंट। यहाँ पर एक और टेबल क्रिएट हुई, स्टूडेंट। आपके डाउट अभी मैं क्लियर करूंगा, वेट कीजिए। यहाँ पर दूसरी टेबल क्रिएट हो गई। और कैसे वेरीफाई करेंगे हम लोग, अगेन इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये मेरी क्रिएट हुई है नहीं क्रिएट हुई है। जस्ट यू कैन वेरीफाई दिस, it is created or not. Just you can type what command I have discussed with you. So tables, yes, 2 टेबल मेरे पास क्रिएट हो गई। How we can describe the structure of the table, again DESC, कैसी टेबल बनी है, स्ट्रक्चर देखने के लिए बता दिया कि ये स्ट्रक्चर है इसका, DESC। How you can describe the structure of the training, ये ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर शो कर रहा है। तो नेक्स्ट है मेरा कि क्या इसके अंदर हम कोई डेटा स्टोर कर सकते हैं। हाउ वी कैन डिस्प्ले द डेटा, जो इसके अंदर स्टोर करेंगे। मैंने कहा ना कि मैंने यहाँ पर आपसे ये बोला है मैंने कि इसमें कोई डेटा स्टोर होते हैं, जैसे यहाँ पर विनय और भोपाल इंसर्ट करना है। तो अभी वेरीफाई करूंगा कि हाउ आई कैन चेक ये है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि मैं आपको ऐसे ही बोल रहा हूँ। जस्ट इस कमांड का यूज करते हैं, सेलेक्ट हाउ टू डिस्प्ले ऑल इंसर्टेड वैल्यू। So there are the 5 languages inside the SQL: DDL, TML, DCL, DQL and TCL। जस्ट मेरा ऑडियो रिकॉर्ड सुनना लेक्चर फिनिश होने के बाद। 5 लैंग्वेजेस होती है, उसमें एक लैंग्वेज के अंदर आता है सेलेक्ट, एक लैंग्वेज पे आता है इंसर्ट। तो इसको मैं डिटेल में समझाता रहूंगा जब डेटाबेस की क्लास होगी। तो जस्ट अभी कोई भी यहाँ पर रिकॉर्ड्स डिस्प्ले नहीं दिख रहा। क्योंकि लास्ट कमांड मैंने रन किया, हाउ टू डिस्प्ले ऑल इंसर्टेड रिकॉर्ड्स, ओके, डिस्प्ले नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम्स है। हाउ वी कैन इंसर्ट, तो अगर हमें इंसर्ट करना है तो हम ऐसा इस कमांड का यूज करेंगे, एंड इंसर्ट। जस्ट इंसर्ट इनटू ट्रेनिंग, किस टेबल में आपको इंसर्ट करना है, कौन से कॉलम में आपको करना है और क्या वैल्यूज होनी चाहिए, उस पर वैल्यूज करना है। इसको जस्ट मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर जस्ट पेस्ट करूंगा मैं, सेमीकोलन। यहाँ पर कहता है कि 1 रो अफेक्टेड, मतलब ये मेरी इंसर्ट हो गई होगी। कंफर्म है, कैसे वेरीफाई करूंगा, कौन सी कमांड रन करूंगा, अगेन जस्ट राइट द कमांड दिस। तो यहाँ पर आपको विनय एंड भोपाल डिस्प्ले कर रहा है। ये किसके अंदर डिस्प्ले कर रहा है, डेटाबेस के अंदर। तो ये मेरा टारगेट अगेन अचीव हुआ। और यहाँ पर मुझे इंसर्ट करना था विनय एंड भोपाल, तो यहाँ पर ये अचीव हुआ। क्या मल्टीपल हम कर सकते हैं, तो सपोज कि यस, मुझे एक और रिकॉर्ड यहाँ पर इंसर्ट करना है, तो जस्ट मैं इसको टाइप करूंगा और यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पर योगेश मैंने कर दिया एंड जस्ट टाइप दी स्टेट। चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, यस इट इज डिस्प्लेइंग हियर। सो दिस इज द वेरी सिंपल स्टेप, इट इज नॉट वेरी टफ, दिस इज द वेरी सिंपल। आप किस में टाइप कर रहे हैं, आप यहाँ पर इस वाले में आप टाइप कर रहे हैं ट्रेनिंग। स्टूडेंट में अगर मैं चेक करूंगा स्टूडेंट में कोई रिकॉर्ड है तो क्या बताएगा, नो सेलेक्टेड कोई, क्योंकि स्टूडेंट पे अभी मैंने कुछ ऐसा किया भी नहीं है। स्टूडेंट एम्प्टी सेट, कोई भी यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है, तो ये मेरा टारगेट यहाँ पर अचीव होता है कि इसको हम ऐसा कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अनदर कॉन्सेप्ट की, यदि हमें इस मशीन को रिमोटली एक्सेस करना है, ये थोड़ा सा AWS में इन्होंने रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, बट मैं किसी और तरीके से इसको बताऊंगा। AWS ने इसको आउटसाइड ब्लॉक करके रखा है, बट फिर भी मैं आपको किसी न कोई तरीका दूसरा बताऊंगा इसको एक्सेस करने का। फिर नेक्स्ट है, क्या होता है कि जब भी डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं तो डेटाबेस में मैंने कहा कि डेटाबेस हाईली सिक्योर डेटाबेस होते हैं। सपोज कि मेरे पास 2 पर्सन्स हैं, ओके, मेरे पास 2 पर्सन्स हैं, और एक कॉन्सेप्ट आपको ये भी बता दूं मैं अभी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। एक पर्सन यहाँ पर है और इनका नाम है सपोज कि, यहाँ पर एक डेवलपर है मेरे अंडर पे वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर ये डेवलपर है, ये एक डेवलपर है, और इनको हमने
बोला कि आप वर्क करो, मेरे यहाँ पर वर्क करो, और इसको मैंने बोल दिया कि सपोज कि योगेश है, ये योगेश हैं, और ये मैंने कहा कि आप डेटाबेस से वर्क करना, और आपको मैं परमिशन देता हूँ कौन से डेटाबेस एक्सेस करना, डेटाबेस को यहाँ पर। तो एक यूजर क्रिएट करना है और उनको परमिशन देना है सबसे पहले, और दूसरा यूजर, एक और यूजर क्रिएट करूंगा मैं, जस्ट एक और यूजर, दो मैंने पर्सन हायर किए अपनी कंपनी में, 2 पर्सन मैंने हायर कर लिए हैं, और दूसरे वाले पर्सन को, इसको मैंने यहाँ पर नाम यहाँ पर सेट कर दिया विनय, और इनको मैंने कहा कि आप मेरे डेवलपर हो और डेटाबेस डेवलपर हो, और आप किस कंपनी के लिए वर्क करोगे, आप टीएनपी लैब और योगेश वर्क करेंगे किसके लिए, गूगल के लिए, गूगल कंपनी के लिए जो डेवलपर। तो कैसे यूजर क्रिएट करना है, तो सबसे फर्स्ट मेरा एजेंडा है यहाँ पर कि हाउ वी कैन क्रिएट दिस यूजर, हाउ आई कैन क्रिएट दिस यूजर। फर्स्ट यूजर क्रिएट करूंगा और सेकंड यूजर, दोनों ही यूजर क्रिएट करूंगा। अगर यूजर क्रिएट करूंगा तभी तो उनको परमिशन दूंगा उसको एक्सेस करने के लिए। जस्ट आई एम गोइंग टू क्रिएट द यूजर इनसाइड द डेटाबेस, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, काफी डेवलपर्स लेवल पे ये चीजें काम आती हैं। हाउ कैन क्रिएट द यूजर, तो देयर आर द 3 मल्टीपल वे, 3 तरीके से यूजर क्रिएट कर सकते हैं। पहला तरीका है क्रिएट यूजर, यूजर का नेम और आइडेंटिफाइड बाई, यहाँ पर आइडेंटिफाइड बाई के बाद जो हम लिखते हैं दिस इज द पासवर्ड, दिस इज द यूजर नेम। यहाँ पर एक थोड़ा सा ये कॉन्फ्लिक्ट कर रही होगी कि ये क्यों है, तो जब भी हम परसेंटेज सिंबल का यूज करते हैं इसका मतलब क्या है, यू कैन एक्सेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अपने डेटाबेस को हम किसी भी लोकेशन कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा है एक्सेस ओनली, ऐसा भी कर सकते हैं। एक और यहाँ पर तरीका है, इसको मतलब कि मैंने कहा कि मैं एक सपोज कि आई एम इन भोपाल एंड आई एम अ डेटाबेस डेवलपर एंड योगेश इन पुणे, और पुणे में योगेश हैं, तो मैंने अपना आईपी एड्रेस शेयर कर दिया कंपनी के साथ कि मेरा आईपी एड्रेस ये है, योगेश ने शेयर कर दिया अपना आईपी एड्रेस। तो हम इसको किसी स्पेसिफिक आईपी पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आईपी आप यहाँ पर ऐसा कुछ इनपुट कर सकते हो, अपनी मशीन का आईपी यहाँ पर दे सकते हो आप 20। तो ये जो डेटाबेस है सिर्फ और सिर्फ इसी पर्टिकुलर आईपी से एक्सेस होगा। ओके, आईपी और मशीन। तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग डिफरेंट पासवर्ड भी, कि यदि आप जब ग्लोबल एक्सेस कर सकते हो तो उसका पासवर्ड अलग कर दो आपके ही यूजर का, जब आप लोकल मशीन से करो तो उसका पासवर्ड अलग कर दो, और आप स्पेसिफिक आईपी से करो तो पासवर्ड। तो एक ही यूजर के मल्टीपल पासवर्ड हो सकते हैं डेटाबेस में, ऐसा प्रोविजन है। तो जस्ट मैं अभी क्रिएट करूंगा और इसका यूज करूंगा। आई एम क्रिएटिंग द यूजर, तो मैं फर्स्ट यूजर क्रिएट करने वाला हूं, और जस्ट प्लीज चेक हियर हु कैन क्रिएट द यूजर, ओनली रूट यूजर कैन क्रिएट द यूजर। यहाँ पर देखिए यूजर क्रिएट हो गया और कोई भी एरर नहीं आई। इसका मतलब ये है कि आपने इस टारगेट को अगेन अचीव किया और ये टारगेट आपका अचीव हुआ। यूजर क्रिएट यूजर कि एक यूजर है और इस यूजर को आपने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है मशीन पे। अब क्या है कि इस यूजर को कौन से में परमिशन देनी है, इस यूजर को सपोज कि क्या कंप्लीट डेटाबेस में परमिशन देनी है या हमें पर्टिकुलर इसमें देनी परमिशन, इसमें देनी है, इसमें देनी है, या पर्टिकुलर इसमें कंप्लीट में देना है। तो मैंने कह दी कंप्लीट पे दे दो। अभी आप स्पेसिफिक टेबल पे भी दे सकते हैं परमिशन, जैसे आपका कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन है तो अकाउंट का जो पर्सन है उसको अकाउंट से वर्क है तो अकाउंट वाली टेबल पे उसको परमिशन देनी चाहिए। जो लाइब्रेरी का पर्सन है उसको लाइब्रेरी वाली टेबल पे परमिशन देनी चाहिए। जो एडमिशन इंचार्ज है उसको एडमिशन पे परमिशन देनी चाहिए। तो यहाँ पर इसको हमें परमिशन देने के लिए इसका यूज करते हैं कंप्लीट डेटाबेस पे। जस्ट आई एम गोइंग टू गिव द परमिशन। ओके, सो जस्ट स्क्रीन क्लियर मैंने कर दिया। हाउ आई कैन ग्रांट द परमिशन ऑन टीएनपी लैब, जस्ट चेक हियर अगेन। तो हाउ आई कैन ग्रांट, तो ग्रांट करना है तो हम ऐसा करेंगे, ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस, इंसर्ट अपडेट डिलीट एनीथिंग आई कैन ऑन टीएनपी लैब डॉट स्ट्रिक मतलब जितनी भी टेबल उस पे रहेंगी सब पे। अगर आपने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया ट्रेनिंग तो ये सिर्फ ट्रेनिंग वाली टेबल पे परमिशन देगा।
ट्रेनिंग, तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट कर दिया सपोज, तो इसको सिर्फ स्टूडेंट टेबल में परमिशन रहेगी, तो मैंने यहाँ पर कर दिया एस्ट्रिक। ओके, यस, चेक, जस्ट यू कैन चेक हियर। और कैसे चेक कर सकते हैं, सबसे फर्स्ट में आपको इसको बस 5 मिनट और आपका टाइम लूंगा मैं। कैसे चेक कर सकते हैं, एक न्यू सेशन में क्रिएट कर लूं जिससे आपके कौन डाउट बहुत ही क्लियर हो जाए। जस्ट इस आईपी को मैं लॉगिन करूंगा यहां से। जस्ट मैंने यहाँ पर दूसरा यूजर मैंने क्रिएट नहीं किया, उबंटू से मैं करता हूँ इसको और कंट्रोल। तो राइट साइड जो मेरी मशीन है वहां पर मैंने रूट से लॉगिन किया हुआ था डेटाबेस को, और यहाँ पर लेफ्ट साइड वाले पे मैं लॉगिन करूंगा माई एसक्यूएल और -u विनय एंड -p पासवर्ड। पासवर्ड मैंने क्या सेट किया था, जस्ट चेक कर लूंगा। पासवर्ड abc@12345 abc@12345। जस्ट मैंने इसको लॉगिन कर लिया है। और यहाँ पर तो यहाँ पर भी मैं सेम कमांड दोनों साइड रन करूंगा, सो डेटाबेसेस यहाँ पर, और यहाँ पर भी सो। तो इस यूजर ने जब लॉगिन किया, यहाँ पर भी सेम कमांड रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक ही डेटाबेस शो कर रहा है जो बाय डिफॉल्ट सबके लिए इनेबल रहता है। और यहाँ पर मल्टीपल, मतलब जो राइट साइड पे शो कर रहा है ये रूट यूजर से कर रहा है। रूट यूजर को सभी डेटाबेस शो करने की परमिशन है। अब रूट ने कहा कि टीएनपी लैब की अथॉरिटी, टीएनपी लैब की जो परमिशन है किसी यूजर को आपको ग्रांट करनी है जो विनय, तो क्योंकि मैंने यहाँ विनय यूजर से लॉगिन किया, तो हाउ वी कैन ग्रांट द परमिशन, मुझे ये अचीव करना है मेरा ये वाला एजेंडा कि हाउ आई कैन ग्रांट द परमिशन ऑन टीएनपी लैब। जस्ट आई एम गोइंग टू राइट द स्टेटमेंट। और क्या स्टेटमेंट है, ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन ये। तो सबसे फर्स्ट मैं चेक करता हूँ, और यहाँ पर इस कमांड को कौन ग्रांट कर सकता है, चलिए इसको भी मैं, ये कमांड को मैं इधर से रन करता हूँ। यहाँ पर से ये एरर जनरेट कर देगा, देखो तुरंत एरर जनरेट कर दी। ये कमांड जो रहेगी वर्क नहीं करेगी यहाँ पर। जस्ट कॉपी, क्योंकि उस पर्टिकुलर टेबल का ऑनर कौन है, देखिए एक्सेस डिनाई, क्योंकि इसके पास है नहीं ना प्रिविलेज, लिमिटेड परमिशन है। बट रूट अगर ये कमांड रन करेगा, रूट रन करेगा, तो रूट के साथ ये रन होगी। जस्ट आई एम गोइंग टू राइट दिस, कॉपी एंड जस्ट पेस्ट द स्टेटमेंट। ओके, क्यूरी अफेक्टेड, यहाँ पर कोई भी एरर जनरेट नहीं किया। क्या इसको ये परमिशन मिल गई होगी? जस्ट हाउ कैन यू कैन वेरीफाई सो डेटाबेसेस। यहाँ पर देखिए ये चेक हो रहा है ना, दिख रहा है ना, ये पहले नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है। तो हाउ आई कैन ग्रांट द परमिशन, यहाँ पर इसको परमिशन दे दिया मैंने। किसको परमिशन ग्रांट कर दिया है? किसी यूजर को। बट यहाँ पर गूगल भी तो क्रिएटेड है ना, गूगल क्रिएटेड है तो गूगल पे क्यों नहीं शो कर रहा है? क्योंकि हमने जो ये यूजर क्रिएट किया विनय यूजर, इसको मैंने इस डिपार्टमेंट की परमिशन दिया है। जो नेक्स्ट यूजर मेरा रहेगा इसको मैं यहाँ की परमिशन दे सकता हूँ। तो कैसे परमिशन ग्रांट करूंगा यहाँ पर? जस्ट सेम अप्रोच अगेन। तो जस्ट आई एम गोइंग टू ग्रांट द परमिशन। सो हमें फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, जस्ट मैं बैक टू बैक रन कर दूंगा कमांड और विद इन मिनट्स रन हो जाएंगे। सेकंड यूजर क्रिएट करता हूँ और सेकंड यूजर मैं इस बार ऐसा क्रिएट करूंगा, जस्ट लोकल होस्ट का कॉपी मैंने इसको कर लिया। एंड हु कैन क्रिएट द यूजर, क्या नॉर्मल यूजर क्रिएट कर सकता है यूजर? जस्ट मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, ये कमांड रन नहीं होगी, देखिए कमांड रन नहीं होगी। ओनली रूट कैन क्रिएट द यूजर, अदर यूजर कैन नॉट क्रिएट। जो लोकल यूजर रहेंगे वो क्रिएट नहीं कर सकते यूजर को। ओके, आपके अगर ऑर्गेनाइजेशन में किसी को हायरिंग करनी है तो आप उसको हायर नहीं कर सकते, जो हायर अथॉरिटी होगी सिर्फ उसी को वही हायर कर सकती है उसको। जस्ट आई एम गोइंग टू क्रिएट हियर, ये मेरा रूट है, तो यहाँ पर जस्ट इसको क्रिएट कर देते हैं और यहाँ पर योगेश, यस योगेश क्रिएटेड। इसी कमांड को नॉर्मल यूजर से रन करूंगा तो यस
यहाँ पर यू कैन नॉट क्रिएट। जस्ट हाउ कैन आई वेरीफाई, जस्ट इसको मैं लॉग आउट करूंगा, लॉग आउट एग्जिट और क्लियर स्क्रीन। माई एसक्यूएल -u योगेश एंड -p पासवर्ड abc@12345। जस्ट योगेश लॉगिन हो गए हैं। सो तो यहाँ पर इनको अभी डेटाबेस शो नहीं कर रहा है। जस्ट कैसे वेरीफाई करेंगे, तो अब मुझे परमिशंस ग्रांट करनी होगी। तो ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस, हाउ आई कैन ग्रांट द प्रिविलेजेस, और यहाँ पर डेटाबेस का नाम मुझे लिखना पड़ेगा। देखिए मैं एक स्टेप रॉन्ग कर रहा हूँ, आप उसको बताइए कहाँ पर मैंने रॉन्ग किया है और रॉन्ग स्टेप मैं रन कर रहा हूँ। जस्ट ये मेरा रूट है, सबसे पहले रॉन्ग स्टेप रन करूंगा। ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन टीएनपी लैब में मुझे नहीं करना है, और इनको मुझे गूगल और किस यूजर को यहाँ पर करना है, योगेश। तो ग्रांट ये कहते हैं यू आर नॉट अलाउड टू क्रिएट ग्रांट। ओके, यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हैं। ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन गूगल डॉट स्ट्रिक्ट टू योगेश @ बिकॉज मैंने क्या किया था यहाँ पर। ओके, यू कैन डू हियर, क्योंकि आपने ग्लोबल तो उसको क्रिएट नहीं किया था। आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको ये कमांड रन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने ग्लोबल यूजर क्रिएट नहीं किया था और मैं परसेंटेज के साथ उसको ग्रांट कर रहा था प्रिविलेजेस, बट मैंने उसको लोकल होस्ट के लिए क्रिएट किया था। अब ये इसको मैं एक्सेस करना चाहूंगा। यस, he is eligible for the Google and he can work in a Google database. Is it clear? So my agenda was this, and we achieved all the agenda today. This is the final, and next हम इसमें और enhancement पढ़ते रहेंगे।